अब हम डिस्कस करेंगे इम्पैक्ट ऑन यूएस लैटिन अमेरिका रिलेशंस। अब यूनाइटेड स्टेट्स ने जब वेनेजुएला पे हमला किया, हवाई हमला, एंड वहाँ के प्रेसिडेंट मडुरो को कैप्चर किया, तो इस घटना का यूनाइटेड स्टेट्स एंड लैटिन अमेरिका, दैट इज द साउथ अमेरिका, के बीच में क्या रिलेशन है वो भी डिस्कस करना बहुत जरूरी है। तो अगर हम पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट द पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस, इंक्रीज द डिस्ट्रस्ट टुवर्ड्स द यूनाइटेड स्टेट्स। अब लैटिन अमेरिका, स्पेशली वेनेजुएला या मेक्सिको, वो और ज्यादा यूनाइटेड स्टेट्स से मतलब उसका भरोसा उठ गया। नाउ वी कैन सी रिन्यूड डिबेट्स ऑन यूएस इंटरवेंशनिज्म। यहाँ पे यूएस ने फिर से साबित कर दिया कि वो किसी भी कंट्री में घुस सकता है, अपनी फोर्सेस का प्रयोग कर सकता है। चेंजेस इन रीजनल अलायंसेस। अब देखो, इस एक्ट की वजह से बाकी कंट्रीज भी डर गई। लाइक कोलंबिया में भी जो भी ड्रग ट्रैफिकिंग होती थी, वहां पे भी एक डर का माहौल क्रिएट हो गया। एंड लैटिन अमेरिका की काफी सारी कंट्रीज डर गई। एंड अब वो अमेरिका से दोस्ती करना चाहेगी, क्योंकि उसको भी पता है, उन कंट्रीज को पता चल गया कि अगर वो अमेरिका के खिलाफ नार्को टेररिज्म करेंगे, ड्रग ट्रैफिकिंग करेंगे, तो अगला नंबर उनका लग सकता है। तो दैट इज द चेंजेस इन रीजनल अलायंसेस। अब लैटिन अमेरिका की जो कंट्रीज हैं, वो यूनाइटेड स्टेट्स के साथ दोस्ती करना चाहेंगी। स्ट्रेंथनिंग ऑफ एंटी यूएस पॉलिटिकल मूवमेंट्स। अब ये जो भी यूएस के विरोधी थे, लाइक चाइना, रशिया, नॉर्थ कोरिया, या फिर लैटिन अमेरिका की भी जो कंट्रीज थी जो यूएस के अगेंस्ट है, उनको एक बात मिल गई। उनके लिए एक एक बहुत बड़ा उनको एक मुद्दा मिल गया, टू क्रिटिसाइज द यूएस। एंड कुल मिला के ये जो भी घटना है, दिस इंसिडेंट में रीशेप वेस्टर्न हेमिस्फीयर जियोपॉलिटिक्स। ये घटना वेस्टर्न हेमिस्फीयर के जियोपॉलिटिक्स को पूरी तरीके से बदल सकती है। तो अगर हम इम्पैक्ट ऑफ यूएस लैटिन अमेरिका रिलेशंस को और डिटेल में डिस्कस करें, तो मार्च 2026 की अगर हम बात करें, तो देखो बात ऐसी है कि अब हमको, लाइक आफ्टर द ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व, लाइक द कैप्चर ऑफ मडुरो बाय द यूएस फोर्सेस, कंप्लीट चेंज हमको देखने को मिलेगा। वी विल बी टॉकिंग अबाउट अ न्यू रियलिज्म इन टर्म्स ऑफ द यूएस लैटिन अमेरिका रिलेशंस। तो इसमें जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज द रिस्टोरेशन ऑफ द मॉनरॉय डॉक्ट्रिन। तो देखो, बात ऐसी है कि यूनाइटेड स्टेट्स मडुरो को 10 साल से भी ज्यादा से झेल रही थी, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स को देख रही थी कि कैसे मडुरो वेनेजुएला की इकोनॉमी को तबाह कर रहा है, कैसे वहाँ के लाइक ह्यूमन राइट्स के खिलाफ जा रहा है, एंड कैसे वो नार्को टेररिज्म एंड ड्रग ट्रैफिकिंग करके यूनाइटेड स्टेट्स को नुकसान पहुंचाना चाह रहा है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना, रशिया, ईरान। अब ये जो कदम था ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, द कैप्चर ऑफ मडुरो, मडुरो कैप्चर ऑन 3 जनवरी 2026, इट सिग्नल्ड द एंड ऑफ स्ट्रेटेजिक पेशेंस। अब ये जो कदम था, इट वाज द एंड ऑफ स्ट्रेटेजिक पेशेंस, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ने बहुत बर्दाश्त कर लिया और फाइनली उसने कदम उठा ही लिया, एंड ऑफ स्ट्रेटेजिक पेशेंस। एंड यूनाइटेड स्टेट्स, इट इज री एस्टैब्लिशिंग वेस्टर्न हेमिस्फीयर एज एक्सक्लूसिव स्पीयर। क्योंकि अब यूनाइटेड स्टेट्स ने ये प्रूव कर दिया कि वेस्टर्न हेमिस्फीयर में ना तो रशिया, ना वो चाइना, ना वो ईरान को आने देगा। सो यूनाइटेड स्टेट्स री एस्टैब्लिश्ड वेस्टर्न हेमिस्फीयर एज एक्सक्लूसिव स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ यूएस। यहाँ पे हमको देखने को मिला सिक्योरिटी ओवर सवर्निटी। तो ये जो यूनाइटेड स्टेट्स का कदम था, यहाँ पे हमको देखने को मिला कि यूनाइटेड स्टेट्स इज प्रायोरिटाइजिंग हेमिस्फेरिक सिक्योरिटी, wherein the priority is removal of transnational criminals और राइवल स्टेट्स। मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ने लैटिन अमेरिका की कंट्रीज को ये बता दिया कि
Now, America has lost the strategic patience and it is prioritizing hemispheric security, जहाँ पे कि अमेरिका वेस्टर्न हेमिस्फेयर में एक्सक्लूसिव स्पेयर ऑफ इन्फ्लुएंस चाहता है। अमेरिका कभी भी नहीं चाहेगा कि लैटिन अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स कभी भी नहीं चाहेगा कि लैटिन अमेरिका में रशिया, चाइना या ईरान का इन्फ्लुएंस हो, ट्रांसनेशनल क्राइम्स हो। अगर ऐसा होगा तो अमेरिका, लाइक यूनाइटेड स्टेट्स, विल टेक एक्शन। एंड यहाँ पे एक और हमको बहुत इंपॉर्टेंट बात देखने को मिली, दैट इज द ट्रम्प कोरोलरी। सो दिस डॉक्ट्राइन, Trump corollary doctrine, suggests that any regime facilitating the presence of extra regional rivals or engaging in narco terrorism risk direct US military or specialized law enforcement action। तो मतलब ट्रम्प कोरोलरी का मतलब ये है कि अगर कोई भी कंट्री एक्स्ट्रा रीजनल राइवल्स ऑफ अमेरिका, लाइक रशिया, चाइना या ईरान के साथ हाथ मिलाती है या नार्को टेररिज्म करने की कोशिश करती है, जिससे कि यूनाइटेड स्टेट्स को हानि पहुंचाने की कोशिश करती है, तो फिर उस पर डायरेक्ट एक्शन लिया जाएगा। दैट इज अ ट्रम्प कोरोलरी। तो कुल मिला के हमको अब ये बात बिल्कुल समझ में आ गई कि यूनाइटेड स्टेट्स वेस्टर्न हेमिस्फीयर में अपना एक्सक्लूसिव इन्फ्लुएंस बना के रखेगा। इट हैज ended the strategic patience era and it is prioritizing hemispheric security. So now we can see the geopolitical realignment, the new alliance. अब देखो बात ऐसी है कि लैटिन अमेरिका में भी हमको काफी लाइक सरप्राइजिंग रेस्पॉन्सेस देखने को मिले, जहाँ पे कि हमने देखा कि कंट्रीज लाइक अर्जेंटीना, एल सल्वाडोर एंड यूक्योडोर, they have formed a tight security and economic bloc with Washington। तो इनको हमने नाम दिया इंटीग्रेशनिस्ट। लाइक दीज कंट्रीज ऑफ लैटिन अमेरिका, इन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स के साथ पार्टनरशिप करी एंड दे हैव अडॉप्टेड द यूएस आयरन फर्स्ट मॉडल अगेंस्ट गैंग्स लाइक ट्रेंडे, एराग्युआ एंड आर रिवार्डेड विथ प्रिफरेंशियल ट्रेड एक्सेस एंड मिलिट्री एड। मतलब इन इन लोगों ने, इन कंट्रीज ने यूनाइटेड स्टेट्स के साथ मिलके ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई करी, मतलब एक आवाज उठाई। लाइक आयरन फर्स्ट मॉडल अगेंस्ट द कार्टल्स, द ड्रग कार्टल्स, द गैंग्स, द ट्रांसनेशनल क्रिमिनल्स। तो यहाँ पे हमको इंटीग्रेशनिस्ट देखने को मिला। इसी तरीके से वी हैव क्रिटिकल pragmatists like Brazil and Mexico. So they are large powers like Brazil and Mexico. They officially condemned the violation of Venezuela's sovereignty but maintained deep economic ties with the US to avoid secondary sanctions। तो जो लैटिन अमेरिका के नेशंस जो यूएस के अगेंस्ट थे, ब्राजील एंड मेक्सिको, उन्होंने भी ज्यादा यूएस के साथ पंगा लिया नहीं। दे मेंटेन्ड डीप इकोनॉमिक ties with the US to avoid sanctions। So they are currently negotiating neutrality protocols to keep their trade corridors open। And we have isolated remnants, that is Nicaragua and Cuba. They find themselves in a state of high alarm with their primary regional benefactor Maduro in a New York jail. They are facing unprecedented economic isolation and a surge in US backed internal dissent। तो कुल मिला के हमको ये देखने को मिला, अगर हम जियोपॉलिटिकल रीअलाइनमेंट की बात करें तो न्यू अलायंसेस हमको देखने को मिले, जहाँ पे कि कुछ कंट्रीज ऑफ लैटिन अमेरिका लाइक अर्जेंटीना, एल सल्वाडोर एंड यूक्वेडोर, दे बिकेम द इंटेग्रेशनिस्ट। So they established even deep ties with US to fight against drug cartels। And जो यूएस के अगेंस्ट थे लैटिन अमेरिकन कंट्रीज लाइक ब्राजील एंड मैक्सिको, क्रिटिकल प्रैग्मेटिस्ट, उन्होंने भी यूएस के साथ अपनी इकोनॉमिक टाइज को जारी रखा
despite they are criticizing the act, they are still continuing their trade with the US to avoid sanctions. And isolated remnants, कुछ और जो countries हैं like Cuba, they also maintained economic ties with the US. तो कुल मिला के यूनाइटेड स्टेट्स का जो कदम था, उसने लैटिन अमेरिका में एक, कहते हैं ना, डर क्रिएट कर दिया, एंड कोई भी लैटिन अमेरिकन कंट्री यूएस के साथ पंगा लेने के मूड में नहीं है। इसमें तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है, दैट इज द नियर शोरिंग इकोनॉमिक शिफ्ट। तो देखो, अभी तक यूनाइटेड स्टेट्स की जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी वो थी ग्लोबलाइजेशन, बट अब यूनाइटेड स्टेट्स की पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी बिल्कुल बदल गई है। नाउ इट हैज शिफ्टेड फ्रॉम ब्रॉड ग्लोबलाइजेशन टू स्ट्रेटेजिक नियर शोरिंग। तो पॉलिसी शिफ्ट, इकोनॉमिक पॉलिसी शिफ्ट हमको देखने को मिल रहा है, जहाँ पे कि यूएस, इट इज शिफ्टिंग फ्रॉम ब्रॉड ग्लोबलाइजेशन टू स्ट्रेटेजिक नियर शोरिंग। तो देखो, ब्रॉड ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये था कि यूनाइटेड स्टेट्स पूरे वर्ल्ड में अपना इन्फ्लुएंस बनाना चाहता था, बट अब वो सिर्फ वेस्टर्न हेमिस्फीयर में अपना इन्फ्लुएंस बनाना चाहता है। उसको कहते हैं स्ट्रेटेजिक नियर शोरिंग। वो अभी यूनाइटेड स्टेट्स का जो मेन गोल है वो है कि वेस्टर्न हेमिस्फीयर में एक एक्सक्लूसिव इन्फ्लुएंस वो बनाए। सो दैट इज द स्ट्रेटेजिक नियर शोरिंग। डीकपलिंग फ्रॉम चाइना। तो बेसिकली यूनाइटेड स्टेट्स पूरा जोर लगा रहा है कि वेस्टर्न हेमिस्फीयर से चाइना को बिल्कुल बाहर कर दिया जाए। तो यूनाइटेड स्टेट्स इज इन इंसेंटिवाइजिंग यूएस फर्म्स like American companies to move supply chains out of East Asia and into Mexico, Colombia and Caribbean. Resource nationalism, and इसमें lithium triangle बहुत important है. So a primary friction point is the lithium triangle, that is the Chile, Argentina and Bolivia. This is the lithium triangle. Now the goal of the US is, so the US is using a mix of depth for resource swaps and diplomatic pressure to ensure that critical minerals for the electric vehicle and artificial intelligence industries are sold to Western firms rather than Chinese state owned enterprises. तो दैट इज द नियर शोरिंग इकोनॉमिक शिफ्ट। तो अब हमको बिल्कुल ये बात समझ में आ गई कि यूनाइटेड स्टेट्स की जो इकोनॉमिक पॉलिसी है वो बिल्कुल शिफ्ट हो गई है फ्रॉम ब्रॉड ग्लोबलाइजेशन टू स्ट्रेटेजिक नियर शोरिंग, वेर इन इट इज, इट वांट्स की मेक्सिको, कोलंबिया, कैरेबियन लाइक लैटिन अमेरिका से चाइना का इन्फ्लुएंस, रशिया का इन्फ्लुएंस, ईरान का इन्फ्लुएंस वो बिल्कुल हटाना चाहता है, जिसके तहत यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिकन कंपनीज को इंसेंटिव्स दे रहा है कि आप ईस्ट एशिया से मूव करके लैटिन अमेरिका में आइए एंड वहां पे सेटअप करिए। एंड वो ये भी चाहता है कि अमेरिकन कंपनीज शुड हैव द कंट्रोल, फुल एक्सेस ऑफ द लिथियम ट्रायंगल इन द लैटिन अमेरिका, सो दैट ये जो भी क्रिटिकल मिनरल्स हैं फॉर ईवी एंड एआई, that should be given to the American companies and not to the Chinese or Russian companies. So that is the nearshoring economic shift. Migration as a security issue. So migration remains the most volatile domestic issue in the US Latin America relations. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब भी हम यूनाइटेड स्टेट्स एंड लैटिन अमेरिका के रिलेशन की बात करेंगे तो वहाँ पे माइग्रेशन बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, बिकॉज माइग्रेशन इज द मोस्ट वॉलेटाइल डोमेस्टिक इश्यू। अब यूनाइटेड स्टेट्स ने लाइक एक्सटर्नलाइजेशन ऑफ बॉर्डर्स, तो यूनाइटेड स्टेट्स हैज प्रेशर्ड रीजनल पार्टनर्स टू एक्ट एज बफर जोन्स। तो यूनाइटेड स्टेट्स चाहती है कि लैटिन अमेरिका शुड एक्ट लाइक बफर जोन्स। So under the 2026 migration accords, countries like Panama and Mexico receive significant funding to intercept and deport migrants before they reach the US border. तो like United States want कि Latin American countries like Panama and Mexico, they should act like buffer zones, wherein अगर किसी को भी यूएस आना है तो पहले वहां पे आना पड़ेगा, पनामा एंड मेक्सिको, एंड वहां से जो भी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको डिपोर्ट कर दिया जाए, एंड जो वैलिड होंगे उन्हीं को यूएस पहुंचाया जाए। एंड रिपैट्रिएशन डील्स,
So US has began large-scale repatriation flights for Venezuelan nations, framing the country as safe now that the Maduro regime has been dismantled. तो देखो बात ऐसी है कि जब मडुरो का राज था तो 8 मिलियन से ज्यादा वेनेजुलियन वेनेजुएला छोड़ के चले गए, भाग भाग के चले गए, क्योंकि वेनेजुएला का बहुत बुरा हाल कर दिया, वहाँ की इकोनॉमी को बिल्कुल तबाह कर दिया मडुरो ने, मडुरो की सरकार ने। तो अब बात ऐसी है कि सिंस मडुरो इज बिन कैप्चर्ड, यूनाइटेड स्टेट्स ने वेनेजुलियंस को दिलासा दिया कि अब आप वापस जा सकते हैं, अब आपकी कंट्री प्रोग्रेस करेगी। एंड इसके लिए यूनाइटेड स्टेट्स दे लॉन्च लार्ज स्केल फ्लाइट्स आल्सो फॉर वेनेजुएलन नेशनल्स सो दैट दे कैन कम बैक टू वेनेजुला। एनर्जी हेजेमोनी, अब देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि बाय रीगेनिंग अ डोमिनेंट इन्फ्लुएंस ऑफ वेनेजुएलियंस ऑयल रिजर्व्स द यूएस हैज गेन्ड अ मैसिव जियोपॉलिटिकल लीवर। क्योंकि ये तो हमको बिल्कुल पता चल गया कि भाई अब वेनेजुला में यूनाइटेड स्टेट्स का बहुत तगड़ा हमको इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा। एंड नाउ यूनाइटेड स्टेट्स हैज गॉट द एक्सेस टू द Venezuela's oil reserves, and it's a very powerful, massive geopolitical lever. अब यूनाइटेड स्टेट्स कैन यूज Venezuelan crude to stabilize global energy prices, directly undermining the leverage of OPEC plus and the Russian energy economy. अब यूनाइटेड स्टेट्स ग्लोबल क्रूड प्राइस को कंट्रोल कर सकता है, एंड कॉर्पोरेट रिटर्न्स लाइक मेजर यूएस फर्म्स लाइक Chevron, ConocoPhillips have returned to Caracas under General License 50, which grants them operational control over fields in exchange for strict oversight that ensures no funds reach former regime royalists. तो बेसिकली अब हुआ क्या कि यूनाइटेड स्टेट्स जब पिक्चर में आया तो अब चाइनीज कंपनीज को हटा के वेनेजुएला में यूनाइटेड स्टेट्स की कंपनी फिर से आ गई वापस। एंड अब दे विल बी कंट्रोलिंग द वेनेजुएलियन ऑयल इंडस्ट्री।